हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के सेशन में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पार्ट 1 पढ़ लिया है। उसमें हम लोग लगभग अति 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस किया हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, आज उसी सेशन का हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों आज का सेशन में हमारा फिर से क्या है, 50 अति महत्वपूर्ण MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब चैनल जोहार PCS में भाई चंदन सर। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना सेशन का लेट किए हुए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि कल क्वेश्चन 50 नंबर का था। ठीक है, तो आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज का क्वेश्चन क्या है? 91वां क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 51। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना लेट किए हुए अशोक। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अशोक अपने शिलालेखों में समानता, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? अशोक अपने शिलालेखों में समानता जिन नाम से उल्लेख हुआ है वो हैं। ठीक है, यानी समानता जिन नाम से उल्लेख हुए हैं वो हैं। तो वो क्या है भाई, देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती से, बी में धर्मदेव से, सी में धर्मकर्ती से, और डी में दिया हुआ है प्रियदर्शी से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रियदर्शी से अशोक समानांतर जी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 52वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। अभिलेखों में, ठीक है दोस्तों, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय, ठीक है दोस्तों, देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? उसमें सिर्फ क्या था दोस्तों? देवानाम था। इसमें देखिए दोनों दिया हुआ है कि देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी से किसे डिनोट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया हुआ है अशोक, सी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, और डी में दिया हुआ है हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 53वां क्वेश्चन या 53 क्वेश्चन क्या दोस्तों? देखिए, निम्नलिखित में, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है दोस्तों, यानी अशोक के स्तंभ के बारे में एक प्रस्तर है, उसमें गलत दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इन पर बढ़िया पोलिस है, बी में दिया हुआ है यह अखंड है, सी में दिया हुआ स्तंभों का सॉफ्ट सुडाकार है, ऑप्शन डी में दिया हुआ यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी यह जो है स्थापत्य संरचना का भाग है, यानी अशोक का जो प्रस्तर अभिलेख स्तंभ है वो क्या चीज का है? स्थापत्य कला का संरचना का भाग है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 54वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिफिल स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप में चित्र के साथ रानियां या राजा अशोक उल्लेखित है, यानी राजा रानी का उल्लेख किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कंगनहल्ली, बी में सांची, सी में शाहबाजगढ़ी, और डी में दिया हुआ है सहगोरा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंगनहल्ली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अशोक के समय अशोक और राजा और रानियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 55वां क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व के नाम का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक के व्यक्तित्व का जो नाम है उसका उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है कालसी, बी में दिया है रुद्रमयी, और डी में सी में दिया हुआ है विशिष्ट कलिंग राजा देश, और डी में दिया हुआ है मास्की। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी मास्की में अभिलेख में उल्लेख किया गया, यानी व्यक्तिगत के बारे में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। अशोक का रुमेनदेई, ठीक है, अशोक का जो है रुमेनदेई स्तंभ है, ठीक है, रुमेनदेई स्तंभ का नाम है, यह अशोक काल में है, रुमेनदेई अशोक संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है? बुद्ध के जन्म से है, बी में दिया हुआ बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से है, सी में दिया हुआ बुद्ध के प्रथम उपदेश से है, और डी में दिया हुआ है बुद्ध के शरीर त्याग से दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी बुद्ध के जन्म के बारे में कौन से स्तंभ में बताया गया है?
रुमेनदेई स्तंभ में बताया गया है। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 57 क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या आते हैं। गुर्जर्रा, ठीक है दोस्तों, गुर्जर्रा लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, वह कहाँ स्थित है। यानी अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, जो है गुर्जर्रा शिलालेख है ना दोस्तों, उसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया, लेकिन वो कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, बी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी में दिया हुआ है राजस्थान के जयपुर जिले में, और डी में दिया हुआ है बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है अशोक नाम का उल्लेख किया गया है, जो शिलालेख गुर्जर शिलालेख है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। केवल वह स्तंभ, ठीक है दोस्तों, देखिए इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बहुत यानी ज़्यादातर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्तंभ, अभिलेख, ठीक, शिलालेख, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग देख लेते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, यानी अशोक जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो कौन सा शिलालेख में है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। मास्की का लघु स्तंभ, बी में दिया हुआ रुमेनदेई का स्तंभ, सी में दिया क्वीन स्तंभ, और डी में दिया हुआ भ्राभु स्तंभ। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी भ्राभु का स्तंभ में क्या बोला है, वो अशोक जो है खुद मगध का सम्राट बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। कालसी, ठीक है, कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, कालसी जो है प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई, देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बौद्ध चैत्य हेतु, ठीक है, बी में दिया हुआ है फारसी सिखों के कारण, सी में दिया हुआ है अशोक के शिलालेख के कारण, डी में दिया हुआ है गुप्तकालीन मंदिर हेतु। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यानी अशोक के शिलालेख के कारण जो है कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 60वां क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है। यानी उत्तराखंड राज्य जो है वहाँ पर सम्राट अशोक के एक शिलालेख का प्रति, मतलब उसके प्रारूप मिला है, तो कहाँ पर मिला है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है नैनीताल, बी में पौड़ी, सी में टिहरी, और डी में दिया हुआ है कालसी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कालसी, यानी उत्तराखंड में सम्राट अशोक का जो शिलालेख मिला है वो कहाँ है, वो कालसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 61 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। यानी अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। ठीक है, तो कौन सा शिलालेख है हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ 12वां शिलालेख, बी में दिया हुआ द्वितीय शिलालेख, सी में दिया हुआ 11वां शिलालेख, और डी में दिया हुआ है 13वां शिलालेख। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, 12वां शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताया गया है। तो किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, अशोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 62 क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन। ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट में हुआ है। यानी देखिए, अशोक का विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिलालेख 13वां में जो है क्षत्रियों एवं अशोक के विजय के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को सब शिलालेख जो महत्वपूर्ण शिलालेख है दोस्तों से 1 2 3 4 5 इस तरह करके, तो वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 63 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। यानी कौन सा शासक था जो अपने प्रजा को परामर्श दिया था, यानी कुछ आदेश दिया था। ठीक है, कुछ समझाया था। और यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है दोस्तों, तो कोटेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा
मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण एवं अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाती है। ये जो कोटेशन है दोस्तों, ये कोटेशन किसने कहा था या किसमें है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों, क्या दिया है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है कृष्णदेव राय, ठीक है दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस सेशन का, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सेशन का आंसर अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक के शिलालेख में ये दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 64 क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में कि दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में नहीं किया गया है, यानी दक्षिणी राज्य का जो है उल्लेख कौन से अभिलेख में नहीं किया गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। क्या किया गया है नहीं के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ चोल, बी में दिया हुआ पांडे, सी में दिया हुआ सतीपुत्र और डी में दिया हुआ है सातवाहन, ठीक है दोस्तों। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सातवाहन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों, यानी नहीं किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टॉलेमी, ठीक है दोस्तों। टॉलेमी फिलाडेल्फस एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। टॉलेमिस फिलामेडिस के साथ अशोक के राजनय संबंध कहाँ का शासक था, या राजनय यहाँ पर अलग अलग लिखना था, सट गया दोस्तों, साथ में सटा हुआ है, ठीक है। यानी राजनय संबंध जो है कहाँ से शासक था, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, सायरन सा, बी में मिस्र का, सी में मैकदुनिया का और डी में दिया हुआ है सीरिया का, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी मिस्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 66 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, यानी उस टाइम का राजा था कौन, तुरमय। तो तुरमय कहाँ का राजा था, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, मिस्र का, कोरिथ का और सी में दिया हुआ है मैसिडोनिया का और डी में दिया हुआ है सीरिया का, ठीक है दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी मिस्र का राजा कौन था उस टाइम, तुरमय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राज्य के संबंध था, यानी यहाँ पर डायरेक्ट बोल जाए इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कौन सा शासक था जिसके दूर देशों के साथ में संबंध था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, चोल का, बी में गुप्त का, सी में मौर्य का और डी में पल्लव का, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 67 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौर्य का। मौर्य का संबंध किससे था दोस्तों, सीरिया से भी था और मिस्र से था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 68 क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा देख लेते हैं। अशोक के धम्म, ठीक है दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, यानी धम्म जो है एक वाक्य था, ठीक है, उसको आदमी चलना पड़ता था। तो मूल संदेश क्या था, धम्म का मतलब क्या है, डायरेक्ट बोला जा रहा क्वेश्चन में। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, राजा के प्रति वफादारी, बी में दिया हुआ शांति एवं अहिंसा, सी में दिया हुआ है बड़ों का सम्मान, डी में दिया हुआ धार्मिक सहनशीलता और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 69 क्वेश्चन वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, यानी उस टाइम में पशु की बहुत सारा वध होता था इसलिए उस पर लगाया गया था। तो किस कौन टाइम में हुआ था यार, कौन सा शिलालेख में है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, शिलालेख 1 में, बी में दिया स्तंभ अभिलेख 5 में, शिलालेख अभिलेख 9 में और शिलालेख अभिलेख 11 में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्तंभ अभिलेख 5 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 70 क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए
निम्नलिखित, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित प्राचीन प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्नों को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। यानी जब अकाल पड़ जाता था तो खाद्यान्न यानी खाने पीने के सामान को जहाँ पर रखा जाता था दोस्तों, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उनका साक्ष्य जो है कहाँ पे मिला है या कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सोहगौरा ताम्रपत्र से, बी में दिया हुआ अशोक का रूमेनदही स्तंभ अभिलेख से, सी में दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति से, टी में दिया हुआ है चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी सोहगौरा ताम्रपत्र से खाद्यान्नों के लिए एक नगार की संरचना का प्राप्त होता है या पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 71वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का 71वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, देखिए प्रसिद्ध, ठीक है, तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, ठीक है, यानी उस टाइम राजदूत हुआ करते थे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेगास्थनीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये किसके दरबार में आए थे। ऑप्शन देख लेते हैं, सम्राट अशोक के, बी में दिया हुआ हर्षवर्धन के, सी में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के, और डी में दिया हुआ है हेमू के। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आए थे, कौन सा दूत आया तो मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 32वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मेगास्थनीज दूत था, ठीक है दोस्तों, यानी मेगास्थनीज जो दूत था वो किसका दूत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया सेल्यूकस का, बी में सिकंदर का, डी में डेरियस का, और डी में दिया हुआ है यूनानियों का, और ई में दिया हुआ है ब्लूटूथ में कोई, सॉरी, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था, और ये किस में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसके दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस सेशन का हमारा 73वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देख लिए 73 क्वेश्चन। ठीक है, मौर्य समाज, ठीक है दोस्तों, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विश्लेषण रूप में उल्लेख किया गया है, यानी मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, उस टाइम का तो कौन सा किसमें बारे में हमको जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी में दिया हुआ अशोक के शिलालेखों में, सी में दिया हुआ पुराणों में, और डी में दिया हुआ मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यानी मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में 7 वर्गों के बारे में डिवाइड किया गया या बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का इस सेशन का हमारा 74वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, अभी भी हम लोग पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन में 4, 5, 6 एवं 7। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7 वर्गों में डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, यानी दास्ता यानी दास प्रथा नहीं थी। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में, बी में मुद्रा राक्षस में, सी में मेगास्थनीज की इंडिका में, और डी में दिया हुआ है वायु पुराण में। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दास प्रथा के बारे में डिस्कस किया गया है, मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 76वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ भी टैक्स का बात आता है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, यानी मौर्य काल में जो टैक्स का चोरी करता था उसको क्या दंड दिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया मृत्युदंड, बी में दिया हुआ है सामानों की कुर्की जब्ती, यानी उनके घर के सामान की कुर्की जब्ती, सी में दिया हुआ कारावास, और डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड, यानी मौर्य काल में जो चोर जो कर की चोरी करता था उसका क्या दंड मिलता था, मृत्युदंड मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 77वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के
प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यानी यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है दोस्तों, पाटलिपुत्र का जो शासन है वो उसका वर्णन को किससे मिलता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। दिव्याउदान से, बी में अर्थशास्त्र से, डी सी में दिया हुआ इंडिका से, और डी में दिया है अशोक शिलालेख से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिका से। ठीक है दोस्तों, इंडिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं इस सेशन का दोस्तों। इस सेशन का हमारा 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, यानी मौर्यों का। ठीक है, कौन से स्रोत से पता चलता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, बी में दिया हुआ है मेगास्थनीज की इंडिका से, और सी में दिया हुआ है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस से, और डी में दिया हुआ अशोक के शिलालेख से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेगास्थनीज के इंडिका से। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। इस सेशन का 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, वर्तमान नगर पालिका। ठीक है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है या जारी है। ठीक है दोस्तों, यानी अभी वर्तमान काल में जो नगर पालिका चल रहा है वो कौन सा से रिलेटेड करता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। नाप तोल के बांटों का निरीक्षण करता है, बी में दिया हुआ वस्तुओं की कीमत निर्धारित करता है, या सी में दिया हुआ जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करता है, या शिल्पकारों का संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जन्म एवं मृत्यु का संरक्षण करता है। तो कौन करता है, वर्तमान में नगर पालिका करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 80 क्वेश्चन 80वां क्वेश्चन। ठीक है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्हें विकास किया था। ठीक है दोस्तों, यानी उसके बारे में बताया गया है कि कौन चीज़ का विकास, कौन सा चीज़ का विकास किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए संस्कृति एवं कला एवं साहित्य का, बी में दिया सोने के सिक्के का, बी में ए बी यहाँ सी होगा दोस्तों, सी में दिया हुआ है प्रांत विभाजन का, और यहाँ पर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा हिंदकुश साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया नीचे और एक ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ए सी डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी यानी ए ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ए सी और यहाँ पर डी ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। भाग एवं बलि थे। ठीक है, भाग एवं बलि दो शब्द यहाँ पर। ठीक है, तो भाग एवं बलि थे क्या थे। ऑप्शन नंबर देख लें, सैन्य विभाग थे, बी में राजस्व के स्रोत थे, और सी में दिया हुआ है धार्मिक अनुष्ठान थे, और डी में दिया हुआ प्रशासनिक विभाग थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, 82 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था कि अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। यानी यहाँ पर साफ साफ बोल जा रहा है दोस्तों, मौर्य काल में जो भूमि का जो टैक्स है वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो उसको कौन से अधिकारी मतलब जमा करता था। ठीक है, लेता था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एग्रोनोमोई, बी में दिया हुआ शुल्क अध्यक्ष, सी में सीता अध्यक्ष, और डी में दिया हुआ है अक्राध्यक्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सीता अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 83। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में जो है सीता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक देवी से, बी में एक धार्मिक संप्रदाय से, बी सी में राज्य की भूमि से प्राप्त आय से, डी में दिया हुआ ऊसर भूमि से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी राज्य की भूमि से प्राप्त आय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 84वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है 84 क्वेश्चन। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि मौर्य काल में जो मंत्री होता था वो राजस्व कौन सा मंत्री इकट्ठा करता था, उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। समाहर्ता, बी में
व्यवहारिका, सी में दिया हुआ अंतपाल और डी में दिया हुआ है पृष्ठा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। ठीक है दोस्तों, इसको अभी वर्तमान बोला जाता है डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, क्या बोला जाता है, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था, यानी जितना भी तोल नाप तोल का जो बात होता था वो कौन से अधिकारी के अंडर में होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पोतवा अध्यक्ष, बी में पांडे अध्यक्ष, सी में सीता अध्यक्ष और डी में सुना अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पोतवा अध्यक्ष के देख रेख में नाप तोल की प्रथा, यानी कितना केजी का बटखारा होना चाहिए, कितना केजी में 1 किलो होगा, उस चीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। पंकोद सनिरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, यानी एक प्रकार का ये जुर्माना है। ठीक है दोस्तों, पंकोद कस निरोध, ठीक है, निरोधे, ये एक प्रकार का प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए लिया जाता था, ऑप्शन देख लेते हैं। पीने के पानी को गंदा करने पर लिया जाता था क्या, बी में दिया सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था क्या, सी में कूड़ा फेंकने पर लिया जाता था क्या, या डी में दिया हुआ है मंदिर को गंदा करने में लिया जाता था क्या। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी सड़क में उस टाइम जो सड़क में कीचड़ जो फैलाएगा, उस टाइम जो सड़क में कीचड़ फैलाएगा वो किस में लिया जाता था, तो पंकोद निरोधे, ये एक प्रकार का जुर्माना होता है, उसको लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेशन का हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क पे कीचड़ फैलाना। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 87वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। मौर्य काल में, ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है मौर्य काल में जो है शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वैशाली था, बी में क्या नालंदा था, सी में क्या तक्षशिला था, डी में क्या उज्जैन था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी तक्षशिला था। यानी मौर्य काल में जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, तक्षशिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 88 क्वेश्चन क्या बोला देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजवंशीय इतिहासकारों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। यानी देखिए दोस्तों, इतिहास में जो है कोई भी चीज़ को कितना राजवंश हुए, कितना बेटा क्या हुआ, उसको कंठस्थ किया जाता था, उस किसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, वो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, यानी याद करने, जस्ट लाइक मेमोराइज। ठीक है, यानी मेमोरी में याद करके रखने का। ऑप्शन देख लेते श्रवक का, बी में परिव्राजक का, सी में अग्रहारिक का, डी में दिया हुआ मागध का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मागध का क्या काम था, वो सब राजा के बारे में याद करता था, किसका बेटा क्या है और किसका शासनकाल कितना से कितना तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। गांव के शासन, ठीक है दोस्तों, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किया था। यानी यहाँ पर डायरेक्ट बोला जा रहा है दोस्तों, जिस तरह गांव लेवल पे पंचायती होता था ना, मुखिया सरपंच, वो बोला जा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कुषाणों ने, बी में द्रविड़ों ने, सी में आर्यों ने और डी में दिया हुआ है मौर्यों ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रविड़ों ने शुरू किया था स्वशासित पंचायत व्यवस्था का स्टार्ट किया था। ठीक है, शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन। ठीक है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के विवाह का विच्छेद की अनुमति दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पति द्वारा जो परित्याग, यानी पति द्वारा जो त्याग कर देने में जो पत्नी थी, वो विवाह विच्छेद की अनुमति देती थी। तो किस में देती थी भाई, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कामसूत्र में, बी में मानववर्धन शास्त्र में, सी में दिया शुक्र नीतिसार में, डी में दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थशास्त्र में दिया हुआ, यानी किसका है ये, कौटिल्य का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित यानी प्रोहिबिट्स, ठीक है दोस्तों, यानी पुनर्विवाह वर्जित है, किस में बताया गया है? जातक में, बी में मनुस्मृति में, सी में याज्ञवल्क्य में और डी में अर्थशास्त्र में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुस्मृति में बताया गया है क्या कि पुनर्विवाह जो है यानी दोबारा शादी वो नहीं कर सकता है, किसमें? मनुस्मृति में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इस सेशन का हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, विदेशियों, ठीक है दोस्तों, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किया गया सामाजिक स्तर था, यानी मनु जो है अपना समाज को किस तरफ आगे बढ़ाना है उसका एक नियम कानून बनाया था। ठीक है, तो विदेशियों ने किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्षत्रियों का, बी में वर्तस्यों का, सी में दिया हुआ वैश्यों का और डी में दिया हुआ है क्षुद्रों का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्तस्य क्षत्रियों का। ठीक है, वर्तस्य क्षत्रियों का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, जालोक, बी में दिया हुआ अवंती वर्मा, सी में दिया हुआ नंदीवर्धन और डी में दिया हुआ है बृहदत्त। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी बृहदत्त जो है मौर्य सम्राट का अंतिम राजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में प्रणम क्या था? ठीक है, प्रणम क्या था? ए में देख लेते हैं, आपातकालीन कर था, बी में प्रेम विवाह था, सी में भूमि अनुदान था और डी में भूमिका कर था। ठीक है दोस्तों, भूमिका कर था। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपातकालीन कर था, यानी प्रणय क्या था? आपातकालीन कर था। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग 95 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? ठीक है, यानी गिरनार क्षेत्र जो है दोस्तों वहाँ पे एक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वो तो कौन थे? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में रुद्रदामन और डी में स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस टाइम एक झील था, गिरनार में एक झील का निर्माण करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 96 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, गौतमीपुत्र साहब के नासिक प्रशस्ति में, बी में दिया हुआ महाक्षत्रप के रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख से, सी में दिया हुआ है अशोक का गिरनार अभिलेख से और डी में दिया हुआ है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यानी महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बताया गया है, दोनों को एक साथ। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। तो इस सेशन का हमारा 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? यानी निम्नलिखित अभिलेख जो है उसमें अशोक का भी अभिलेख पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महाक्षत्रपत रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, बी में दिया हुआ है गौतमीपुत्र का सातकर्णी अभिलेख संबंधित नासिक प्रशस्ति, डी में दिया सी में दिया हुआ है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और डी में दिया हुआ उपयुक्त में से किसी में नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महाक्षत्रपत रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है अशोक के बारे में मिला है। ठीक है, बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, बराबर पहाड़ी, बराबर की गुफाएं भी है दोस्तों, तो उसी तरह बताया गया है बराबर की पहाड़ियां की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बराबर पहाड़ियां पर कुल 4 गुफाएं हैं, ए में दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए हैं,
सी में दिया हुआ है, यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। डी में ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये अभिलेख जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बराबर की जो गुफाएं हैं ना दोस्तों, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 99वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यज्ञ, ठीक है, मणिभद्र को उस टाइम यज्ञ बोला जाता है। ठीक है, यानी यज्ञ को ही मणिभद्र बोला जाता है। ठीक है, नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, जिंक का नगरा से, बी में दिया हुआ नौग्राम से, सी में दिया हुआ बेसनगर से, और डी में दिया हुआ है परखम से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी परखम से क्या किया गया है, मौर्यकालीन मूर्तियों का मणिभद्र यानी यज्ञ के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ देखिए, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दी में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। यानी गिरनार क्षेत्र में जो है जल की एक उत्तम व्यवस्था हो, उसका व्यवस्था कौन किया था, कौन से शासक ने किया था। ठीक है, और ए में दिया हुआ है महापद्मानंद ने, बी में दिया हुआ, 2 में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने, 3 में दिया हुआ है अशोक ने, और डी में दिया हुआ है रुद्रदामन ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यानी जल का जो है उत्तम व्यवस्था किसने किया था, तो सही उत्तर चुनना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 1 2 होगा, क्या 2 3 होगा, क्या 3 4 होगा, क्या 2 3 एंड 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 2 एंड 3, यानी चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक। ठीक है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उत्तम व्यवस्था किए थे, किस चीज़ का किए थे, जल संसाधन का। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि आपके पहले सबसे पहले ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। आप ये वीडियो कहाँ देख रहे थे दोस्तों, यूट्यूब चैनल जोहार पीसीएस में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। जिस तरह हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में लगभग हम लोगों ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है दोस्तों, इसी तरह हम लोग धीरे धीरे, अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास में, हम लोग बारी बारी से करके सारा चैप्टर को क्लियर करेंगे, और इसी तरह हम लोग पूरा हिस्ट्री सेशन को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।